हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। फिजिक्स हमने लास्ट सेशन से शुरू की और भौतिकी में हमने समझा कि भौतिकी को ऊर्जा के स्वरूप को अध्ययन करने का विज्ञान है। और उस क्रम में हमने देखा मापन, मेजरमेंट को, जो पहला चैप्टर था, और यह समझा कि मापन के लिए दो कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। पहला है आंकिक मान, परिमाण, और दूसरा है मात्रक। उस क्रम में हमने तीन पद्धतियों को पढ़ा। उन तीन पद्धतियों के बाद एसआई सिस्टम को पढ़ा, जिसमें 7 मूल राशि तथा 2 व्युत्पन्न राशियां थीं। और उसके बाद हमने लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के 3 अलग अलग पद्धति में मात्रकों को देखा। आज के सेशन में हम देख रहे होंगे गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन में महत्वपूर्ण रोल रहा। और किसी भी चीज को हम समझने से पहले हमें फिजिक्स के उस स्टैंडर्ड को समझना होगा जो बताता है कि किसी राशि के साथ दिशा होती है और किसी राशि के साथ दिशा नहीं होती है। उन राशियों को, एक को अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे को सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और उसके बाद हम गति के नियमों को समझेंगे, न्यूटन के नियम को समझेंगे, और उनसे जुड़ी हुई परिभाषाओं को भी आज हम समझ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला टॉपिक है अदिश राशि। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। परिमाण का मतलब है केवल आंकिक मान, आवश्यक नहीं है कि इनको दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता हो। तो इस राशियों को क्या कहते हैं आप? अदिश राशि। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, विद्युत धारा, ताप, ये सभी क्या है? अदिश राशि। तो अदिश राशि केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दूरी, चाल, विद्युत धारा आदि, ये सभी क्या है? आपकी अदिश राशि। दूसरा सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा भी चाहिए और परिमाण भी। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वह राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी कि इनमें डायरेक्शन होती है। जब हम इनको पढ़ रहे होते हैं, इनको समझ रहे होते हैं, इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हमें डायरेक्शन पता होती है कि ये किस डायरेक्शन में यह कार्य हो रहा है या यह उक्त प्रक्रिया हो रही है। तो सदिश राशियों में आप देखेंगे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वह समझिए। जैसे बल को आप जानते हैं, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। तो बल को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो जब एफ अगर एक सदिश राशि है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एरो के साइन से। तो सदिश राशि का साइन क्या होता है? ये एरो जो इसके ऊपर लगा हुआ है। त्वरण, एक्सेलरेशन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। सदिश है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला दूरी। दूरी क्या होती है? किसी भी गति की अवस्था में वस्तु द्वारा तय लंबाई को आप क्या कहते हैं? गति की अवस्था में किसी वस्तु द्वारा तय लंबाई को दूरी यानी कि डिस्टेंस कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती। यह कह रहा है गति की अवस्था में वस्तु द्वारा तय लंबाई को दूरी कहते हैं। अब यह नहीं पता कि कहां से कहां तक की लंबाई, केवल क्या कह रहा है? तय लंबाई। कहां से कहां तक जब बोलता है कि यहां से यहां तक, तो यहां दिशा होती है कि ये इस शहर से उस शहर की जो दूरी है, तो यह जो है डिफाइन है, ठीक है। मगर ये जो दूरी है, ये क्या कह रहा है? वस्तु द्वारा तय लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक ऐसा यूनिट में क्या पढ़ा था? मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर, ठीक है। और यह एक अदिश राशि है। दूसरा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है? वस्तु के प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी। वस्तु जहां से चली और जहां उसने अंत किया, उसके बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। तो आप कहेंगे कि ये मीटर है, ये भी मीटर है,
और बात लंबाई की ही हो रही है, दूरी की हो रही है, तो ये अलग अलग कैसे है, तो थोड़ा सा समझते हैं। एक शहर है ए, एक शहर है बी और एक शहर है सी। यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 7 किलोमीटर है। एक व्यक्ति ए से चलता है बी पर पहुंचता है, बी से जाता है सी पर पहुंचता है और सी से वापस लौट के दोबारा कहां जाता है, बी पर। तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो होती है कुल लंबाई। तो पहले गया वो 5, ठीक है, तो दूरी कितना गया, दूरी समझिए, पहले गया वो 5 किलोमीटर, फिर गया वो 7 किलोमीटर, फिर वह सी से लौट के कहां गया, वापस बी पर। तो उसने 7 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर की। तो कितना हो गया, 7 and 5 12 and 7 19 किलोमीटर, ठीक है। और जबकि अगर हम यहीं पर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। प्रारंभिक बिंदु क्या था, ए, और अंत कहां किया, कहां जाके रुका है, सी पर या बी पर, तो वो बी पर आकर रुका है। तो अब इसके बीच की दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी होती है कुल लंबाई, जबकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। आया समझ में? तो यह है विस्थापन। दोनों अलग अलग चीजें। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। क्यों सदिश है, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं, इनिशियल एंड एंड पॉइंट आर डिफाइंड, ठीक है। चाल, स्पीड, स्पीड क्या होती है, नियत समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। नियत समय, कोई पर्टिकुलर टाइम है उसमें आपने कोई दूरी तय की तो वो आप उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। जैसे नियत समय में चली गई दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 4 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय की, 4 सेकंड में 20 मीटर दूरी, तो 20/4 20/4 कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर की उसकी स्पीड है किसी भी वस्तु की। तो चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। इसका मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर, उसका सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और दूरी कैसी राशि है, अदिश, तो चाल कैसी होगी, अदिश राशि। अगला वेग, नियत समय में तय किए गए विस्थापन को, नियत समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, जबकि वहां क्या था, दूरी। तो वेग यानी वेलोसिटी क्या होते हैं, नियत समय में तय किए गए विस्थापन को आप वेग कहते हैं। वेग को v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय और मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। और यदि विस्थापन देखें तो सदिश राशि है, तो वेग कैसी राशि होगी, सदिश राशि। तो आपने दूरी पढ़ा, विस्थापन पढ़ा, दूरी से आपका निकला चाल और विस्थापन से निकला आपका वेग, तो एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। ये जो वेग देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, कैसे देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, तो इसे रेखीय वेग कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग, एक रेखा में वेग, ठीक है। अगला कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई वस्तु ऐसे वृत्तीय पथ में, सर्कुलर पाथ में जब मोशन करती है, तो इसमें जब मोशन कर रही है तो जो जिस वेलोसिटी से करती है, जिस वेग से करती है, उसे क्या कहते हैं, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है, वृत्तीय पथ पर निश्चित समय में तय दूरी को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा, ये डब्ल्यू जैसा जो साइन है, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये v क्या है, रेखीय वेग, r क्या है, रेडियस। रेडियस कौन सी, ये जो वृत्तीय पथ है इसकी रेडियस r, तो v बराबर r ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पर, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग हो गया। अब देखते हैं त्वरण, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग कहां है, ये, इसके परिवर्तन की दर। तो क्या हो जाएगा, जिसके भी परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ कहते हैं वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, जब भी रेट बोल दे, दर बोल दे, तो नीचे आता है समय। तो क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग बटे समय। और वेग कैसी राशि है, सदिश, तो त्वरण भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। तो यह आपने देखा दूरी, विस्थापन और उसके बाद चाल, वेग, कोणीय वेग और त्वरण। अब हम देखते हैं गति के 3 समीकरण जो इससे जुड़ते हैं।
तो गति के जो समीकरण थे वो 3 समीकरण थे। पहला था v बराबर u प्लस at, जहां v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है बेटा त्वरण, t क्या है समय, s क्या है दूरी, u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है समय, a क्या है त्वरण और t क्या है समय। v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, s क्या है विस्थापन दूरी। ठीक है, अब मेरी बात समझें कि यहां पर एक चीज है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होते हैं। तो u क्या है प्रारंभिक वेग, जबकि v क्या है तो आप बताएंगे अंतिम वेग। जैसे आप समझें एक कार है जो खड़ी हुई है, अगर और थोड़ी देर बाद चलना प्रारंभ करती है, 10 मीटर पर सेकंड से चलती है वो, तो अगर समझें तो वो रुकी हुई थी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हुआ, प्रारंभिक वेग हुआ अगर रुकी हुई थी तो 0, और बाद में जब वो चलने लगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया, तो वो किस वेग से चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया 10। और उल्टा हो कि कोई बस चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से और फिर उसने ब्रेक लगा दिए, तो वो चल किससे रही थी, प्रारंभिक वेग क्या था 20 मीटर पर सेकंड, और जब ब्रेक लगा दी तो क्या वो चल रही है, नहीं चल रही, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। तो ये इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी होती है, और ये 3 क्या है गति के समीकरण। उसके बाद जड़त्व इनर्शिया क्या होता है, कोई भी वस्तु अपनी ही पोजीशन में रहना चाहती है, वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है और नहीं चाहती कि उसमें बदलाव हो, और यह अपनी स्थिति में बने रहना उस वस्तु का वह गुण जो उसे उसी स्थिति में रखती है जिसमें वह रहना चाहती है, जड़त्व कहलाता है। अगर हम देखें तो हम खड़े हैं तो हम चाहेंगे कि हम आराम से सुरक्षित खड़े रहें, हमें झुकाया न जाए, तो हमारा क्या है, हमारा शरीर हमारी बॉडी क्या चाहती है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। बॉडी का यह गुण क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जड़त्व। इसे हम द्रव्यमान के वे में भी समझ सकते हैं, जितना द्रव्यमान होगा उतना ही जड़त्व होगा, सामान्यतः माना जाता है। तो जड़त्व क्या है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु स्थिर रहना चाहती है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, क्या कहलाता है, जड़त्व का गुण। न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व से ही जुड़ा हुआ है, इनर्शिया से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है बल, फोर्स। बल क्या होता है, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिवर्तन कैसे, साइकिल चल रही है, उसमें हमने ब्रेक लगा दिया यानी फोर्स लगा दिया तो साइकिल रुक जाएगी, स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन। वह गति की अवस्था में थी, किस में आ गई, स्थिर अवस्था में। मोशन से किस में आ गई, स्टे। ठीक है, तो गति से किस में आ गई, स्थिर अवस्था में। जबकि यह तो स्थिति में परिवर्तन हो गया, मगर आप दीवार पर बल लगा रहे हैं, अब दीवार पर जब बल लगाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं दीवार पे बल लगाता हूं, क्या दीवार गिर जाएगी, नहीं गिरेगी, किंतु मैं प्रयास कर रहा हूं परिवर्तन का, उसकी स्थिति में परिवर्तन का। तो बल वह बाह्य कारक है जो या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। और बल बराबर यानी फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आगे इसको समझ रहे होंगे। अब न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3 नियम। एक एक को हम समझते हैं। न्यूटन का अगर प्रथम नियम देखें तो न्यूटन का प्रथम नियम न्यूटन ने नहीं दिया था, इंडिया में इसे बहुत पहले दिया जा चुका था ब्रह्मगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। उसके बाद न्यूटन से पहले, उसके ब्रह्मगुप्त के बाद और न्यूटन से पहले इस नियम को समझाया था गैलीलियो ने। किसने, गैलीलियो ने। और उसके बाद उसका प्रैक्टिकली वे में समझाया न्यूटन ने। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, वह कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उसकी स्थिति में बल लगाकर परिवर्तन न किया जाए। जैसे समझें, कोई पत्थर है, वह रखा हुआ है तो वह स्थिर अवस्था में है, मगर आपने धक्का दिया और वह रोड पर क्या हुआ, गति करने लगा, रैंप पर गति करने लगा, तो वह किस अवस्था में आ गया, विरामावस्था से गति की अवस्था में।
जबकि अभी बात कर रहे थे साइकिल, साइकिल गति की अवस्था में है, आपने बल लगाया और वह स्थिति क्या हो गई, किसमें आ गया, वह स्थिर अवस्था में। पर वह कोशिश क्या करेगा, उसी अवस्था में रहने की। कोई भी हो वह उसी अवस्था में रहने का प्रयास करता है जिस अवस्था में वह है। जैसे आप बस में बैठे हुए हैं, बस खड़ी हुई है तो आप बैठे हुए हैं, जब बस आगे की तरफ चलेगी तो आप बैठे हुए हैं तो आप चाहेंगे आप बैठे रहें जिस अवस्था में, मगर बस आपको आगे की तरफ खींचेगी तो आप पीछे की तरफ क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये न्यूटन का प्रथम नियम है। दोबारा समझें, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गति की अवस्था में तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए, जब तक बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जैसे कंबल को डंडे से पीटना, क्यों पीटते हैं, कंबल जो होता है उसमें धूलकण होते हैं, तो कंबल में जो धूलकण होते हैं वो धूलकण चाहते हैं कि वह कंबल में जिस प्रकार से स्थिर अवस्था में है उसी अवस्था में रहे, किंतु डंडे के पीटने से वह कण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और कंबल अपनी जगह पर रहता है, तो धूलकण कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। दूसरा, गाड़ी चलने पर पीछे की ओर गिरना, ये अभी बता रहे थे बस को, बस जब खड़ी होती है तो आप स्थिर अवस्था में होते हैं, मगर जब बस गति की अवस्था में चलती है तो आप उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, किंतु फोर्स के कारण आप पीछे झुक जाते हैं। क्या करते हैं, आप झुक जाते हैं। तो ये कहलाएगा न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरा, न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह परिवर्तन की दर बल की दिशा में होती है। समझें, अगर कोई बॉलर बॉल डाल रहा है और बैट्समैन खेल रहा है तो बॉल और बैट का संपर्क बहुत ही कम समय के लिए होता है, किंतु ये जो फोर्स लगता है बल पर, जो संवेग लगता है वो बॉल की दिशा को क्या कर देता है बेटा, चेंज कर देता है, तो वह बहुत ही कम समय के लिए लगा। यह संवेग परिवर्तन जो हुआ ये किसके बराबर होगा, फोर्स के। दूसरी बात हम समझ सकते हैं, जब कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे लेकर जाता है, क्यों, कम से कम उसको चोट लगे। क्यों, जितना समय वो खींचेगा संवेग पर, जितना समय वो लगाएगा पीछे की ओर अपना हाथ ले जाने में, उतना फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा उसके हाथ पर। यह न्यूटन का दूसरा नियम है। और इसी नियम से, अच्छा, पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे नियम से न्यूटन के से हमें बल का फॉर्मूला मिलता है, और तीसरे नियम से न्यूटन जो नियम तीसरा देके गया उससे हमें उसके एग्जाम्पल मिलते हैं, किसके, फोर्स के। तो दूसरी चीज, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा परिवर्तन की दिशा बल की दिशा में होती है। इसे बल का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स। क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन की दर, अभी बताया था दर आए तो नीचे आएगा समय, और किसकी दर है, संवेग। संवेग को मतलब p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F प्रोपोर्शनल टू P अपॉन T, और P क्या होता है बेटा, mv अपॉन T। वे m यानी कि द्रव्यमान, v यानी कि वेग, और नीचे क्या है, समय। और आपने अभी देखा, त्वरण देखिए आप, वेग बट्टे समय, वेग बट्टे समय क्या होता है बेटा, त्वरण। तो ये v अपॉन T क्या हो जाएगा, त्वरण यानी कि a। तो F प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, ma। तो इससे आपका फॉर्मूला क्या निकल आया, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma। होता है कि नहीं होता। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो आपको क्या देता है, बल का फॉर्मूला, जबकि पहला नियम क्या देता है आपको, बल की परिभाषा, कि बल क्या कर सकता है, वो ये है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय हाथ पीछे करता है, क्यों करता है, उसके हाथ पर कम से कम चोट लगे इसलिए वह किस नियम का पालन कर रहा है, न्यूटन के दूसरे नियम का। अब देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कहना क्या चाहते हैं, इसे यह कहना चाहते हैं कि यह जो है कि जो भी क्रिया होगी उसके विपरीत क्रिया होगी। सामान्य सी बात है, गोली चलाते हैं हम, बंदूक से अगर गोली छूटती है तो गोली जाती है आगे की तरफ और बंदूक खिसकती है पीछे की ओर, तो जितना फोर्स आगे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स कहां लगेगा,
पीछे की ओर, और इसी को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसका नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण, गोली चलने पर बंदूक का पीछे होना। गोली चलने पर, गोली जब चलती है तो बंदूक से जो गोली छूटती है वो आगे की तरफ और बंदूक पीछे की ओर खिसकती है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे होना। जब आप नाव से कूदते हैं, नाव से उतरते हैं, तो आप आगे की तरफ जाते हैं और नाव पीछे की तरफ पानी में जाती है। तो थोड़ा सा जब भी उतरें ध्यान से उतरें, अगर नहीं उतर पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कीचड़ लग जाएगी। तो नाव से कूदने पर नाव का पीछे होना। तो नाव से जब कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाती है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, और आप आगे की तरफ जाते हैं। रॉकेट का उड़ना। रॉकेट अगर हम देखें तो रॉकेट को समझिए। रॉकेट जो लॉन्च होता है, तो जब भी रॉकेट लॉन्च होता है आपने देखा होगा उससे गैसेस निकलती है नीचे आग के रूप में। तो आग जो निकलती है गैसेस, वो नीचे की ओर निकलती है, जबकि फोर्स जो लगता है वो कहां लगता है? ऊपर की ओर। तो जो भी गैसेस निकलती है वो नीचे की ओर निकलती है और ये फोर्स ऊपर की ओर। तो ये कौन सा नियम हुआ? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गैसेस नीचे लगी तो एक फोर्स ऊपर की ओर कार्य किया क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, तो रॉकेट कहां जाता है? ऊपर की ओर। तो ये कौन से नियम से होता है? न्यूटन के तीसरे नियम से। और यह तीसरे नियम का उदाहरण है। अक्सर इन नियमों के उदाहरण बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तथा यह भी पूछा जाता है कि इस नियम को और क्या कहा जाता है। जैसे पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं, दूसरे को बल का नियम कहते हैं, तीसरे को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अक्सर पूछता है बंदूक से छूटी गोली न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो आप बताएंगे तीसरे नियम का उदाहरण है। तो ये पूछे जाते हैं। दूसरा, सदिश और अदिश राशियां पूछी जाती हैं, कौन सी राशि कैसी होती है, तो ये पूछे जाते रहे हैं। दूसरा, रेलवे की परीक्षा में ये जो आपको दे रखे हैं इससे न्यूमेरिकल भी कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।